नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार के 2 महत्वपूर्ण सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस भेजा है। इनमें राबड़ी देवी का सरकारी आवास और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आवास शामिल है। तो सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। लालू परिवार की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ गई हैं। तो देखिए, चुनावी परिणाम ने पहले ही झटका दिया था और अब भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भी जारी किया है, जहां राबड़ी देवी का आवास और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का आवास खाली करने को कहा गया है। तो देखिए, सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। लालू परिवार की इसी के साथ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पहले ही चुनावी परिणाम में लालू परिवार को बड़ा और तगड़ा झटका लगा और उसके बाद अब जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। ऐसे में राबड़ी यादव को और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव को आवास खाली करने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी है, जहां भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। जहां संविधान हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है, तो संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है। हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। तो संविधान हर नागरिक से किया गया पवित्र वादा है, तो संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है। तो हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर से संविधान को लेकर सामने आए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम संविधान को नुकसान नहीं होने देंगे, संविधान पर कोई भी आक्रमण हम नहीं होने देंगे। तो इस तरीके का बयान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सामने आया है। और एक बार फिर जिक्र बिहार की उस खबर का, जहां नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार को झटका लगा और भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार के 2 महत्वपूर्ण सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, किस तरीके से आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है, अब किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, क्या अपडेट? बिल्कुल उन्नति, देखिए, जब बिहार सरकार जैसे ही बनी उसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके बाद जो कैबिनेट की जब बैठक हुई तो उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत सामने निकल करके आई। हालांकि राबड़ी परिवार जो है वो लगातार पहले से ही आप देख रहे हैं किस तरीके से लैंड फॉर जॉब को लेकर के, चाहे IRCTC को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के ये घिरती हुई नजर आई। हालांकि इसके बाद से अब नया एक संकट उन पर आ गया है, जिस तरीके से उनके आवास को खाली करने का, जो आवास जो है वो 10 सर्कुलर रोड पर जो स्थित है उसको खाली करने का नोटिस जारी किया गया। साथ ही साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी जो आवास जो है उसको भी खाली करने का कहीं ना कहीं नोटिस जारी किया गया है। अब हालांकि लगातार जो है राबड़ी परिवार जो घिरती नजर आ रही है, ऐसे में सरकार, बिहार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि 44 एकड़ में विधायकों के लिए जो पूरा जो बिल्डिंग जो है वो बनाया गया है, जो तमाम जो नवनिर्मित बिल्डिंग जो है सभी लोग जो है उसमें जाकर के स्थित होंगे। और जो जिस तरीके से जो पुराने जो विधायक है उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, जो नए विधायक जो हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राबड़ी परिवार, क्योंकि लगातार वो भी एक सवाल पूछना चाह रही है, सरकार से भी वो पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार जिस तरीके से नोटिस जो जारी किया है मकान को खाली करने के लिए, इसके पीछे का राज क्या है, तथ्य क्या है। तो ऐसे में सरकार भी जो है लगातार इस चीज को लेकर के बातचीत भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी उन्नति की जिस तरीके से नोटिस जारी किया है वो क्या वो राबड़ी देवी जो है वो खाली करेंगी या नहीं करेंगे, या इसके आगे जो है वो याचिका दायर करती है, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल अभिषेक, क्या राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसा आवास खाली करने का जब नोटिस आता है तो सियासी हलचल भी मच जाती है, उसको लेकर क्या अपडेट?
अब बिल्कुल उन्नति, देखिए राबड़ी देवी जो है लगातार जो है वो सुर्खियों में है, लगातार वो बयानबाजी भी कर रही है कि हम लोगों को परेशान करने का कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये एक नियत है बिहार सरकार का। इससे पहले भी लगातार जो है वो आईआरसीटीसी का मुद्दा हो, चाहे लैंड फॉर जॉब को लेकर के हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार जो है वो लगातार घेरती हुई आई है, तमाम बयानबाजी भी करते हुए आई है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कितना भी हमारे ऊपर प्रेशर कर ले, लेकिन हमारी जो सरकार जो है आरजेडी जो है, हमारे जो पूरा परिवार जो है वो इसको लेकर के सख्ती से पेश आएगी और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वहां पे प्रदर्शन भी करे, क्योंकि उन पे जिस तरीके से आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से कोर्ट में भी इसको लेकर के हियरिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी अभी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में उन्नति पता चलेगा कि जो नोटिस जो जारी किया गया है वो किस तरीके से है और उनको कहां पर शिफ्ट किया जाएगा। हो सकता है कि उनको अपना निजी आवास में ही जाना पड़े या उनको सरकार की तरफ से कोई एक अलग से जगह दिया जाए, अलग से एक बिल्डिंग दे दिया जाए जिसमें वो लोग अपना गुजर बसर चला सके। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान से अब खबर, जहां पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अफवाह तेज हो गई है, जहां बताया जा रहा है कि इमरान खान की तबीयत को लेकर यह अफवाह है, जहां बहनों से इमरान की मुलाकात की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद इमरान खान की बहन ने शिकायत दर्ज कराई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं है, बहन की ओर से ही ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो इमरान के परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये खबर सामने आई है। तो 3 हफ्ते से इमरान से मिलने की कोशिश में है परिजन। जेल के बाहर प्रदर्शन पर सख्ती की जा रही है। तो देखिए इमरान खान की तबीयत को लेकर ये अफवाह, जहां बहनों से इमरान की मुलाकात की इजाजत नहीं है और ये बहनों की ओर से शिकायत की जा रही है। तो पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। तो देखिए शिकायत दर्ज कराई गई है। मुंबई 26/11 आतंकी हमले की आज 17वीं बरसी है। 2008 की उस खौफनाक रात को याद कर आज भी देश सिहर उठता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर महज 9 साल की देविका रोटावन आतंकियों की गोली का शिकार हुई थी। पैर में गोली लगी, 6 ऑपरेशन हुए, आज भी वो निशान और दर्द बरकरार है। 166 लोगों की जान लेने वाले उस हमले की पीड़ा आज भी जिंदा है। देश श्रद्धांजलि देता है और इंसाफ की मांग दोहराता है। महाराष्ट्र के मुंबई में साल 2008 में हुए क्रूर आतंकी हमलों के 16 साल बाद शहर पर उस आतंकी वारदात के निशान भले ही अब हल्के हो गए हों, लेकिन उस हमले में बच गए लोगों के लिए आज भी वो यादें उतनी ही भयावह हैं। उस आतंकी हमले में बची देविका रोटावन उस काली रात की दहशत को झेलने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक हैं। उस समय उनकी उम्र महज 9 साल थी। भीड़ भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हुई गोलीबारी में वो आतंकियों की गोली से घायल हो गई थीं। उनके पैर में गोली लगी थी। उस एक हादसे ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। 17 साल बीत गए, बट हमारे लिए आज भी वो रात वैसी की वैसी ही है। मुझे अब भी ऐसा नहीं लगता है कि वो 17 साल हो गई इस बात को। हर एक सेकंड वो पल को मैं जीती हूँ। मेरे पैर में आज भी वो निशान है, वो दर्द उसी तरीके से। देविका बाद में इस हमले के केस में प्रमुख गवाह बनी और उन्होंने हमला करने वाले आतंकियों में से अजमल कसाब की पहचान की थी। हालांकि उनका मानना है कि उस आतंकी हमले का इंसाफ तब होगा जब उसे अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को उसका जवाबदेह ठहराया जाएगा।
फिल्म में देखा था कि हीरो को गोली लगती है तो दूसरे दिन वो ठीक हो जाते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। गोली लगने के बाद तो मैं बेहोश हो गई थी। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में मैंने देखा काफ़ी पेशेंट थे, डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। सरकार की कार्रवाई से मैं खुश हूँ। काफ़ी टाइम गया, कसाब को फांसी देने के लिए भी काफ़ी वक्त लग गया, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, इस बात से मुझे काफ़ी खुशी है। बट अभी भी पाकिस्तान में जो मेन मास्टरमाइंड बैठा है, जब वो ख़त्म होगा तब लगेगा कि पूरा इंसाफ मिला है। साल 2008 में हुए उस भयावह आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 से 29 नवंबर तक पूरे मुंबई को दहशत में डाले रखा था। ये हमला देश पर हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान गई। मरने वालों में आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी और विदेशी नागरिक शामिल थे। 10 आतंकियों में से एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब को साल 2012 में पुणे की यरबदा जेल में फांसी दे दी गई थी। हमीरपुर के कुसमरा गांव के जवान गोविंद यादव जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। गोविंद यादव की शहादत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके पार्थिव शरीर के कुसमरा गांव पहुंचने पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। रायपुर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया है, जहां इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। इस हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। लिफ्ट गिरने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरा हादसा कैद हो गया है। हैरानी की बात यह है कि डीडी नगर थाना पुलिस को अभी तक घटना की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। लखनऊ में खादी महोत्सव 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। इस महोत्सव में 160 से ज्यादा उद्यमियों ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में खादी विभाग ने 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। महोत्सव में 18 मंडलों की प्रदर्शनियों ने ग्रामीण उत्पादों को बड़ा बाजार प्रदान किया। बोर्ड वर्तमान में 3.9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित खादी महोत्सव 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत को नई ऊर्जा दे रहा है। गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में लगा ये महोत्सव परंपरा, नवाचार और स्वदेशी उद्योगों का अनूठा संगम है, जहां 160 से ज्यादा उद्यमियों ने खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। इस सोलर चरखा को चलाने वाले बुनकर से लेकर के या उससे जुड़े हुए जो अन्य तकनीशियन हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर के और फिर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों को लेकर, इन सभी को एक साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम करता रहे। कारण है कि पिछले 7 वर्ष में 3.5 लाख से अधिक लोगों को अकेले इस विभाग ने खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है। खादी, जिसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत की मजबूत शक्ति बन चुकी है। 18 मंडलों की प्रदर्शनियों ने ग्रामीण उत्पादों को बड़ा बाजार दिया है। पिछले वर्ष 20 प्रदर्शनियों में 2000 इकाइयों की भागीदारी और 44 करोड़ 38 लाख की बिक्री दर्ज हुई। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्टॉल भी हमें निःशुल्क मिला है। सबसे बड़ी बात, यहाँ खादी का प्रमोशन हो रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि खादी के वस्त्र ही यहाँ सेल हो रहे हैं। और विशेष धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी को।
बोर्ड वर्तमान में 3.9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है, जो पिछले वर्ष से 21% अधिक है। 2025 में 66,640 युवाओं को टूल किट देकर स्वरोजगार से जोड़ना सरकार की युवा सशक्तिकरण नीति की बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को एक जगह पे ही बहुत सारे बनारस की साड़ी भी मिल रही है, तो कहीं का गुड़ मिल रहा है, कहीं की दरी मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। खादी महोत्सव 2025 ग्रामीण कारीगरों को मंच देकर स्वदेशी उद्योगों को गति दे रहा है और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।